दोस्तों, एक करोड़पति बाप की दो खूबसूरत बेटियां रात को 11 बजे अपने कमरे में मस्ती कर रही थी। मस्ती मस्ती में उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और ख्याल ये होता है कि किसी लड़के को अपने कमरे में बुलाया जाए और उसके साथ मौज मस्ती की जाए। लेकिन 11 बजे रात को उसके कमरे में कौन ऐसा लड़का आ सकता था? फिर छोटी बेटी जो होती है, दोस्तों जो छोटी बहन होती है, उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वो अपने घर में काम करने वाले एक नौकर को ही उसको आवाज देती है और फिर उससे कहती है कि 2 कप चाय बना कर लाओ, हमारे सर में दर्द है, तो दोनों ही बहनें चाय पियेंगे। अब घर में जो नौकर होता है दोस्तों, वो कई सालों से उस घर में काम कर रहा होता है। तो वो जो नौकर होता है वो जाकर किचन से चाय बना कर आता है और दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है। फिर तो जो छोटी बहन जिसका नाम नंदिनी होता है, वो नौकर को कहती है कि अंदर आ जाओ। अब दरवाजा जो है वो अंदर से खुला हुआ है। अब जो वो नौकर होता है वो हाथ में चाय का ट्रे लेकर के उस घर के अंदर एंट्री कर लेता है और फिर अपनी आंखों को नीचे झुकाकर, यानी कि अपनी नजरों को नीचे झुका करके वो उस कमरे में जाता है और फिर उसके हाथ में एक चाय का ट्रे होता है। अब दोस्तों, जब वो उन दोनों बहनों के सामने पहुंचता है तो फिर उसकी आंखों से जो नजारा वो देखता है, उसे देखने के बाद उस नौकर के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो कहता है कि मैडम आप लोग जल्दी से चाय पी लीजिए, मुझे बर्तन लेकर के वापस भी जाना है। लेकिन जो छोटी बहन होती है दोस्तों, जिसका नाम नंदिनी होता है, जिसकी उम्र 17 या 18 साल की रही होगी, वो उस नौकर से कहती है कि चाय तो हमें पीना ही नहीं है, हमारा इरादा तो कुछ और ही पीने का है, आज हमें कुछ अलग ही दे। अब ये बात सुनकर नौकर घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसके शरीर से पसीने बहने लगते हैं। तभी जो नंदिनी होती है वो कहती है कि तुम चाय का ट्रे उस टेबल पर रख दो और आकर के मेरे साथ बेड पर बैठो। लेकिन जिस तरीके का कपड़ा उस लड़की नंदिनी ने पहना था, या फिर यूं कहें कि उनके शरीर पर अंडरगारमेंट के अलावा और कोई कपड़ा था ही नहीं। अब उस कपड़े और उस पहनावे को देख करके वो नौकर बेचारा डर जाता है, क्योंकि जो वो नौकर था उसे पता था कि उसकी औकात क्या है और इन बड़े घर की लड़कियों के साथ उसको कैसा बिहेव करना है। ये उनके साथ कुछ भी कहीं भी कर सकती है। लेकिन वो लड़का, वो नौकर जो है वो अपनी औकात को जानता था। उसको पता था कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो फिर वो फंस जाएगा और इससे उसके जान पर भी आफत आ सकती है। फिर भी वो लड़की जो है वो नहीं मानती है। नंदिनी जो है वो उस नौकर का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे अपने बेड की तरफ खींच लेती है। अब उसके अलग अलग अंगों पर वो हाथ फेरना चालू कर देती है और तभी जो बड़ी वाली बहन होती है दोस्तों, वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तू कितनी नीच सोच की लड़की है, तुझे अब यही सब कुछ करना है तो वो भी अपने घर के नौकर के साथ करना है। अब बड़ी बहन जो है वो छोटी बहन को डांटने लगती है और अब उसको डांटना क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि वो लड़का जो होता है उसी वक्त अपना हाथ छोड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन आज तो वो लड़का बच जाता है, लेकिन बाद में उस लड़के के साथ जो कुछ भी होता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद, जानने के बाद शायद इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। वो लड़का मजबूर था, लाचार था, गरीब था। वो यहाँ पर जो करने आया था उसके साथ तो कुछ अलग ही चीजें होने लगी। दोस्तों, ये कहानी आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे गरीब और लाचार और बेबस लोगों के साथ कैसा कैसा बर्ताव करते हैं, उनकी बेबसी और उन गरीबी का उनका फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करूं बस उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारी आज की कहानी है, कहानी जो है वो जयपुर शहर की है। अब जयपुर में भी दोस्तों एक भानु प्रताप सिंह होते हैं। अब जो भानु प्रताप होते हैं वो एक बहुत ही बड़े कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते हैं। गांव में भानु प्रताप की बहुत ही ज्यादा जमीन जायदाद है, पुश्तैनी घर है। इनके बाप दादा जो रहे थे दोस्तों, वो सब कुछ उनका पुश्तैनी जायदाद उन्होंने बना चुके थे। कई एकड़ जमीन होने के बाद जब इनकी नौकरी लग जाती है तो फिर ये अपनी दो बेटियों, जिसमें एक नंदिनी और बड़ी बेटी प्रिया होती है, दोनों ही बेटी और अपनी पत्नी को लेकर के ये जयपुर सिटी में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आकर के दोस्तों इन्होंने कुछ जमीन और कुछ प्रॉपर्टी बनाई, कुछ खरीद कर घर भी अपना अपने हिसाब से एक अपने लिए बंगला भी बनाया। और फिर उसके बाद जब इनको नौकरों की जरूरत पड़ी तो फिर इन्होंने अपने ही गांव के एक लड़के को नौकर के तौर पर मंगाया। ऐसे तो उन्होंने 2-3 नौकर थे जो कि उनके बाग बगीचे, गार्डन वगैरह, घर की साफ सफाई सब कुछ करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब लड़कियां बड़ी हो गई, कॉलेज की तरफ जाने लगी, तो फिर जो प्रोफेसर होते हैं दोस्तों, जिनका नाम भानु प्रताप होता है, वो अपनी पत्नी मधुमती से ये कहते हैं कि जो बेटियां हैं वो अब सुबह सुबह कॉलेज जाती है, उनकी टिफिन बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी जो उनकी पत्नी मधुमती है वो अपने प्रोफेसर पति से कहती है कि तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर कोई ऐसी लेडीज नहीं मिलेगी जो हमारे भरोसे के लायक हो। अब गांव से कोई लेडीज यहाँ पर आएगी नहीं काम करने के लिए।
कुल मिलाकर के वो इस चीज से कहीं ना कहीं परेशान थे और उनके पति को पता था कि उनकी वजह से टिफिन वगैरह बनाने के लिए, लंच वगैरह, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में उनकी पत्नी को ज्यादा देर हो जाती है, ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। ऐसे में उन्होंने यही डिसाइड किया कि कोई ना कोई लड़का तो जो है वो काम पर रखना जरूरी है, या फिर कोई महिला। लेकिन गांव से तो कोई महिला उनके घर पर नौकरी करने आती नहीं। ऐसे में भानु प्रताप ने गांव में फोन किया और फिर कहा कि उनके गांव में जो उनके पुश्तैनी घर था, वहां पर एक पार्वती नाम की महिला काम किया करती थी और उस महिला की एक बेटी भी होती है दोस्तों। अब भानु प्रताप को ऐसा लगा कि शायद पार्वती जो है वो अपनी बेटी को यहाँ पर काम करने के लिए भेज दे और वो हमारे घर के आकर काम संभालेगी। लेकिन जब वो पार्वती से बात करते हैं तो जो ये पार्वती होती है दोस्तों, ये बोल देती है कि साहब मेरी बेटी और एक बेटा है, बेटी को तो मैं आपके घर शहर में नहीं भेज सकती क्योंकि वो लड़की है और वैसे भी अभी उसकी उम्र बहुत ज्यादा कम है। लेकिन हाँ, मेरा एक 15-16 साल का बेटा है, अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं तो शहर में लेकर के जा सकते हैं। वैसे भी उसकी पढ़ाई लिखाई की भी बहुत इच्छा है। मैं आपसे काम के बदले में पैसे नहीं लूंगी, बस आपके घर में जो मेरा बेटा काम करेगा उसकी कीमत आप मत दीजिएगा। लेकिन मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बेटे को अगर हो सके तो फिर उसको कहीं प्राइवेट या सरकारी स्कूल में इसका एडमिशन करवा दीजिएगा और इसकी पढ़ाई चालू करवा दीजिएगा। इसे पढ़ने में बहुत मन लगता है, बहुत इच्छा है इसकी पढ़ने की और इसी वजह से ये परेशान भी रहता है। अब जब पार्वती की बात भानु प्रताप से ऐसी होती है तो फिर भानु प्रताप भी एक दयालु किस्म के इंसान थे। वो उस लड़के जिसकी उम्र 15 साल थी, जिसका नाम दिलीप होता है, वो उस लड़के को जयपुर में बुला लेते हैं और फिर अपने घर में उसके किचन के साफ सफाई और घर के साफ सफाई में उसका हाथ बटाने को बोलते हैं। दिलीप भी एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था, बहुत ही दिल का भी सच्चा लड़का था। वो घर की मैडम मधुमती और दो जो लड़कियां होती है दोस्तों, जिनका नाम नंदिनी और प्रिया होता है, इन दोनों के ही साथ में मिलकर के वो इतनी ज्यादा घुल मिल जाता है जल्दी कि ऐसा लगता है कि जैसे कि कई सालों से एक दूसरे को पहचानते थे। अब जो दिलीप था वो काफी मेहनती लड़का था, सच्चा ईमानदार टाइप का लड़का था। वो दिन रात घर की साफ सफाई, किचन की साफ सफाई और फिर धीरे धीरे करके वो चाय कॉफी और थोड़ा बहुत खाना भी बनाना वहां रह करके सीख गया था। अब मधुमती की वो बहुत ही अच्छे से हेल्प कर दिया करता था। अब जो दिलीप होता है वो जो मधुमती मैडम होती है उनका वो लाडला हो जाता है। अब धीरे धीरे करके दोस्तों कुछ महीनों के बाद जो दिलीप होता है उसको एक स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया जाता है और अब एडमिशन कराने के बाद वो कुछ घंटे अपने पढ़ाई के लिए देता और फिर बाद में वो घर का सारा काम देखता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये दोनों लड़कियां जवान हो गई, उस तरफ वो दिलीप भी जवान हो रहा था। अब दिलीप भी लगभग 22 साल का हो गया था और उधर नंदिनी जो थी वो 18 साल की हो चुकी थी और उसकी बड़ी बहन जो थी वो 21-22 साल की हो चुकी थी। अब ये दो लड़कियां, एक लड़का एक ही छत के अंदर, एक ही घर के नीचे, एक ऐसे घर में रहते थे दोस्तों कि जहां पर ना तो माँ और ना ही बाप, पूरा पूरा दिन ये लोग अपनी ड्यूटी और जॉब पर रहा करते थे। अब दो बेटियां और एक नौकर, जो एक जवान नौकर होता, उनके साथ में ये लोग छोड़ करके अपनी ड्यूटी किया करते थे। और सबसे बड़ी यही वजह थी कि दोनों लड़कियों के दिमाग में अब ना जाने कैसे कैसे गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो गए थे। वो दिन भर पढ़ाई करती, कॉलेज में मटर गश्ती करती, पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं थी, माँ बाप से जितना मांगती थी उतना मिल जाता था। और यही वजह थी कि जो छोटी बेटी थी वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। अब कुछ दिनों के बाद दोस्तों छोटी बेटी को किसी हमसफर की तलाश महसूस हुई और वो हमसफर जो है वो दिलीप के ही अंदर देखना चालू कर देती है। उसे लगता है कि बाहर किसी के साथ में अगर मैं प्रेम प्रसंग करूंगी तो किसी को पता चल जाएगी तो बदनामी हो जाएगी, और वैसे भी घर में ही जब इतना हैंडसम, स्मार्ट और समझदार लड़का है तो फिर क्यों ना मैं इसके ही साथ रंगरेलियां मनाऊं। एक रात 11 बजे वो दोनों ही बहनें अपनी पढ़ाई पूरी करती है, अपने कॉलेज का काम पूरा करती है और फिर इसके बाद रात को इनके दिमाग में ना जाने कौन से ख्याल आते हैं कि ये अपने घर के नौकर दिलीप को अब चाय लाने के लिए बोलती है। और जब वो चाय लेकर के आता है तो फिर उस रात दिलीप ये समझ जाता है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं उनकी फितरत को वो तो पहले से ही जानता था। उसे पता था कि ये दोनों लड़कियां जो है वो सच में ही कुछ ज्यादा ही पागल है, कैसे कैसे इशारे करती रहती है। अब मैं एक नौकर हूँ, मुझे तो अपनी औकात पता है, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाई और काम करने के लिए आया हूँ। इनके माँ बाप इतनी अच्छा है कि उनकी देखभाल करने के बजाय ये लोग ऐसे ही मटर गश्ती करती रहती है। दिलीप जो है वो अपनी सेठ और सेठानी यानी कि मालिक और मालकिन को दोनों को ही बहुत इज्जत देता था और एकदम से अपनी माँ बाप की ही तरह उन्हें मानता था। और इधर इनकी ये दोनों बेटियां जो है वो दिलीप के ऊपर गंदी नजर रखे हुए थे। लेकिन बड़ी बेटी थी जो वो कुछ दिन के बाद ये बात समझ जाती है कि ये हमारे घर का नौकर है और ये हमारे गांव का लड़का है, तो इसके साथ अगर हमने कुछ किया या इससे कुछ कहा तो फिर ये अगर गांव में कुछ बोल देता है तो इससे तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, हमारे बाप की बदनामी हो जाएगी। लेकिन जो छोटी बेटी नंदिनी थी उसकी हरकतें जो थी वो अभी भी कम नहीं हुई थी। रात को जब चाय लेकर 11 बजे रात को उसके कमरे में जाता है तो दिलीप अपनी नजरों को झुका करके उस ट्रे को पकड़ कर लाया था।
उसे पता था कि ये लोग अपने कमरे में किस तरह से लेटी बैठी है और इसी वजह से उसने अपनी आंखों को एकदम से ही फर्श पर टिका रखा था। और फिर जैसे ही वो ट्रे लेकर के अंदर जाता है और बोलता है कि मैडम चाय पी लो, तो फिर छोटी बेटी उससे बोलती है, जो नंदनी होती है, कहती है कि चाय का ट्रे उधर रख दो, मुझे तो कुछ और ही पीना है। अब जो दिलीप होता है वो ये समझ जाता है कि इसकी बातें जो है वो क्या कहना चाहती है। वो चाय का ट्रे रखता नहीं है और उसके बाद नंदनी जो है वो अपने बिस्तर से उठती है, जिसके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ उसके अंगवस्त्र थे। अब दोस्तों ऐसा दृश्य देखने के बाद भला ऐसा कौन सा मर्द होगा कि जिसके अंदर के जज्बात नहीं जागेंगे, जज्बात नहीं बहेंगे। लेकिन दिलीप बहुत सुलझा हुआ लड़का था, वो अपने आप को संभालता है। उसका शरीर जो था वो पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है और कहता है कि मैडम ये सब कुछ आप मेरे साथ मत कीजिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ और मैं ये सब कुछ आपके साथ नहीं कर पाऊंगा। फिर भी नंदिनी जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करने की कोशिश करने लगती है। रौनक उनके सामने दिलीप उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी जो बड़ी बहन प्रिया होती है वो छोटी बहन पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम उसके साथ ये क्या कर रही हो। अब वो भी कहती है कि अगर तू ये करना भी है तो तू ये नौकर के साथ करेगी, तुझे शर्म नहीं आ रही है। अब इतना बोलने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जब नंदिनी उसकी बातों को सुनने लगती है तो फिर क्या होता है कि तभी दिलीप जो है वो नंदिनी से अपना हाथ छुड़ा करके उस कमरे से भाग जाता है। लेकिन नंदिनी को इससे काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस हुआ था, उसको उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। उसे लगता है कि दिलीप ने मेरी बेइज्जती की है और फिर उस दिन के बाद से वो दिलीप के ही पीछे पड़ जाती है। जहां भी देखती, जैसे भी देखती, वो उसके गंदे गंदे इशारा करती और उसे धमकियां देती थी कि अगर तुम मेरे साथ जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों की जो नंदिनी थी वो छत पर खड़ी थी। उस समय शाम का 7 बज रहा था और मम्मी और पापा उसके अब तक आए नहीं थे और प्रिया जो थी वो अपने नीचे वाले कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रही थी और नंदिनी जो है वो ऊपर हवा खाने के बहाने छत पर घूमे जा रही थी। और तब क्या होता है कि तभी वो दिलीप को आवाज देती है दोस्तों। अब जो दिलीप होता है वो एकदम से ही सीधे मन से छत पर जाता है और फिर वहां जब वो पहुंचता है तो जो नंदिनी होती है उससे पूछता है कि क्या बात है मैडम, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये नंदिनी होती है पहले तो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी और फिर उसके बाद जब दिलीप वहां पर पहुंचता है तो फिर जो नंदिनी होती है वो मोड़ करके उसके बहुत ही करीब आकर के बोलती है कि दिलीप, तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मेरी बातों को मानते नहीं हो, मेरी बात समझते नहीं हो? अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हें जेल तक भिजवा सकती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें रेप केस के लिए मैं अंदर भी करवा सकती हूँ। अब दोस्तों लेकिन फिर भी जो दिलीप होता है वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है और कहता है कि मैडम, मैं बेशक गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरी औकात भी पता है, मेरी किसके साथ मुझे क्या करना है ये सब भी मुझे पता है। तो आप लोग जो है वो बड़े लोग हो, माना कि आप लोगों के पास पैसे तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जमीर को क्या जवाब दूंगा, आप अपनी जमीर को क्या जवाब दीजिएगा? क्या आपको सुकून मिलेगा अगर मैं जेल चला जाऊंगा? इतना बोलने के बाद दिलीप जो है वो अपने हाथों को नंदिनी से छुड़ा लेता है और फिर उल्टे पांव वापस से लौट जाता है। नंदिनी को आज फिर से वापस से बहुत बड़ा धक्का लगा था। बार बार दिलीप उसे धुतकार रहा था, उसके प्रेम को वो बार बार गलत साबित कर रहा था। और ये बात भी सच था दोस्तों कि वो अपनी वासना के आग में जलती हुई लड़की थी, वो सिर्फ दिलीप को अपना शिकार बनाना चाहती थी, वो उसकी गरीबी का, उसकी मजबूरी का मजाक बनाना चाहती थी। और शायद दिलीप भी इसीलिए अपनी औकात को अपने दिमाग में रखे हुए था और वो उसके साथ ऐसे ही बात भी करता था। उसे पता था कि शायद एक दिन अगर मैंने इसके साथ कुछ भी कर लिया तो फिर दूसरे दिन भी ये मुझे अपने ऐसा ही करने को बोलेगी और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये मुझे फंसा देगी। और यही सब बात सोचकर उस रात दिलीप जो है वो सो नहीं पाता है। उसके दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, उसकी माँ की बातों का, उसकी बहन का, उसके परिवार का। और उसको ये बात पता थी कि ये बड़े लोग हैं, क्योंकि ये लोग गांव के भी बड़े लोग थे, गांव में ही सरपंच रहे थे ये लोग। और वहां पर अगर ऐसा कुछ गलत होता था तो फिर यही लोग उसे तुरंत ही सजा भी दिलवाते थे। अब इतनी भारी सजा वो लोग उनको दिया करते थे कि शायद वो लड़का जिंदगी में सुधर नहीं पाता। अब यही सारी डर जो है वो दिलीप के दिमाग में हमेशा रहा करता था, लेकिन इसी वजह से वो उस रात सो नहीं पाया। और नंदिनी की बातें जो उसने उसे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, मैं तुम्हें अपने ही साथ जबरदस्ती करने के लिए जेल भिजवा दूंगी, तो दिलीप उस रात सो नहीं पाता है। सुबह 9 बजे उठता है और फिर वो सीधा उठता है और बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए वो सीधे ही मधुमती, जो कि उसकी घर की मालकिन होती है, जो कि नंदिनी की माँ होती है, वो उनके पास जाता है और फिर उनसे कहता है कि मैडम, आपसे मुझे कुछ कहना है। मधुमती कहती है कि हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है, क्या कहना है। अब दोस्तों जो ये दिलीप होता है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर के उनके पैरों में गिर जाता है और फिर उनसे कहता है कि मैडम, मैं इस घर में अब काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो नंदिनी मैडम है वो मेरे साथ गलत बर्ताव करती है
और मेरे को उन्होंने ऐसी ऐसी बात भी बोली है, धमकी भी दी है, और अगर मैं अब इस घर में रहा था शायद वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर भी देंगे। तो मुझे तो मेरी औकात पता है। आप मेरे लिए भगवान हो, आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो। आप मेरे मालिक नहीं, बल्कि मैंने आपको माता पिता, आपको भगवान बना है, और अब मैं आपके घर में आपके घर का नमक खा करके आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। आप उन्हें समझा दीजिए, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, वरना मैं इस घर को छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गलीज नहीं हूँ। मैं किसी के भी साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब जो मधुमती दिलीप की ऐसी बातों को सुनती है तो दोस्तों, तो फिर उनको भी दिलीप के ऊपर प्राउड फील होता है। उनको लगता है कि सच में ही गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने समझदार होते हैं। बहन बेटियों की इज्जत को किस तरीके से ये लोग समझते हैं। उसे वो समझाती है कि बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं नंदिनी को समझा दूंगी। अब उस दिन तो पूरा ही नॉर्मल दिन बीत जाता है, लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो फिर नंदिनी के कमरे में जा करके मधुमती नंदिनी को कुछ इस तरीके से समझाती है कि उसके बाद से नंदिनी जो है वो एकदम से ही गुस्से में अंदर अंदर जलने लगती है। और फिर एक दिन वो दिलीप को साइड में पाकर, अकेले में पाकर के फिर उसके ऊपर भड़क जाती है। वो उसको एक खींचकर तमाचा भी मारती है और फिर उसे कहती है कि तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो। मैंने तुमसे प्यार करने की कोशिश की, तुम्हें अपनाने की कोशिश की। तुम गरीब रहो, आदमी गरीब ही रहोगे, तुम लोग कभी ऊंचा सोच ही नहीं सकते हो। तुम्हें मेरी माँ से ये बात बताने की क्या जरूरत थी। दिलीप जो है वो अपने आंखों में आंसू लेकर के उस तमाचे को बिल्कुल ही सह जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि दूसरे दिन फिर जाकर के जब मालिक और मालकिन दोनों ही खाने के टेबल पर बैठे हुए थे, वहां पर जाने के बाद ये दोनों बहनें और मालिक और मालकिन के सामने ये बोलता है जाकर के दिलीप कि मालिक मुझे इस घर में काम नहीं करना है, मुझे अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसे जमा करना है। मेरी माँ भी बीमार पड़ने लगी है, उनकी दवा का भी खर्चे है, और मैं यहाँ पर वैसे भी कुछ कमाता नहीं हूँ। जैसा कि मेरी माँ ने आपसे कहा था कि आप मेरी पढ़ाई सिर्फ करवा दीजिएगा, और मैं इतना पढ़ चुका हूँ कि मुझे अब आगे की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। अब मैंने इंसानों के भी चेहरे पढ़ना सीख लिया है, और अब मैं कहीं भी जाकर के कुछ ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरी बहन की शादी हो सके। अब दोस्तों वो डायरेक्ट ही इस काम को छोड़ना चाहता था, इस नौकरी को वो छोड़ना चाहता था। अब उसके मन में ज्यादातर चीज इस चीज को भी लेकर थी क्योंकि नंदिनी सब उसे कहीं ना कहीं डर लगता था कि नंदिनी उसे कहीं एक न एक दिन ले डूबेगी। अब जो मधुमती होती है वो दिलीप की कहने का सारा बात समझती थी कि वो इस घर से जाने के बारे में क्यों बोल रहा है। तभी भानु प्रताप जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जहां तुम्हें पैसे मिले तुम वहां जाकर कर लो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तेरी बहन का तुझे ख्याल आ रहा है, भला इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। और दिलीप जो है वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जो ये भानु प्रताप होते हैं दोस्तों वो बीमार पड़ जाते हैं, और फिर उनको एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है, और फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब इधर नंदिनी और प्रिया और मधुमती देवी दोस्तों, अब पैसों की उनके पास तो कोई कमी थी नहीं, और उसी वजह से क्या होता है कि जो ये नंदिनी होती है दोस्तों वो कुछ अलग ही ट्रैक पर चल पड़ती है। अब जितनी मर्जी चाहे वो अपनी माँ को डरा धमका करके उनसे पैसे ले लेती थी, और कॉलेज में आवारा दोस्तों के साथ ड्रग्स वगैरह यानी कि जो भी नशा होता था दोस्तों वो सारे नशे करने लगी। अब जो उसकी बड़ी बहन थी जो कि वो विदेश चली जाती है पढ़ाई करने के लिए, कुछ दिन के बाद नंदिनी जो है वो उस घर में अब अपनी माँ के साथ अकेली रहती है, तो उसके और भी ज्यादा जो है वो मन बिगड़ जाता है, और फिर वो नशे में इतना ज्यादा बह जाती है, इतनी ज्यादा वो नशे में समा जाती है कि अब उसे अपना और पराया कौन है कुछ भी समझ नहीं आता था। अब दोस्तों जो ये मधुमती देवी थी, जो एक तो पति के जाने के बाद वो अकेली पड़ गई थी, और ऊपर से उनकी जो ये बेटी थी उनकी इस हालत को देखने के बाद उनकी रात की नींद उड़ गई थी। अब प्रिया तो वहां पर रहती नहीं थी। अब जो प्रिया, क्योंकि जो अच्छी लड़की थी वो यहाँ थी नहीं, और जो बिगड़ी हुई औलाद थी वो यहाँ पर बैठ करके माँ के सीने पर तलवार चला रही थी। अलग अलग लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, और उनके साथ नशे का इस्तेमाल करना, वो नशे में इतनी ज्यादा घुल मिल गई थी कि फिर वो अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझती थी। लेकिन फिर दोस्तों एक दिन क्या होता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी अब जब ये बात दिलीप को पता चलता है कि भानु प्रताप इस दुनिया में नहीं है, तो फिर दिलीप इनके घर पर आता है और फिर अपनी मालकिन के सामने हाथ जोड़ करके उनके सामने रोने लगता है। कहता है कि मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने का कोई मन नहीं था, मेरा कोई इरादा भी नहीं था यहाँ से जाने से, लेकिन जो वजह थी वो तो आपको पता ही है। और उसके बाद नंदिनी के बारे में पूछता है कि नंदिनी कैसी है, क्या कर रही है और कहाँ तक पढ़ाई कर चुकी है। तभी जो मधुमती होती है दोस्तों, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर दिलीप को पकड़ करके वो उस कमरे में ले जाती है जहां पर नंदिनी को उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। और जो नंदिनी होती है दोस्तों, वो नशे में चूर हो गई थी, वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, और जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो फिर वो बाहर भागने की कोशिश करती है, और फिर अपनी माँ मधुमती के ऊपर चिल्लाती है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे नशा करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
अब इस हालात को देख करके दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इतना नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये इतनी ज्यादा बिगड़ सकती है। दिलीप ने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अब वो बाहर से उस दरवाजे को बंद किया जाता है और नंदिनी को उस कमरे में ढकेल करके फिर से दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है। अब दिलीप जो है वो अपनी मालकिन के सामने आता है और फिर उनसे पूछता है कि मालकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप चाहे तो इसका इलाज हो सकता है और ये फिर से नॉर्मल हो सकती है, फिर से इसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। अब दोस्तों जो ये मालकिन होती है वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जब दिलीप अपनापन दिखा करके मधुमती मालकिन को ये बोलता है तो फिर एक सिर्फ वही था जिसके ऊपर मधुमती जो थी वो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करती थी। और फिर वो दिलीप से कहती है कि बेटा अगर तुम चाहो तो इसका इलाज करवा सकते हो, पैसा सारा मैं लगाऊंगी, लेकिन अगर तुमको ये बात पता है तो फिर तुम इसे ले जाकर के इसका इलाज शुरू करवा दो। अब दिलीप तभी कहता है कि इसका इलाज जो है वो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा और वहां पर इसके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे। और मधुमती जो कहती है वो कहती है कि पैसे का तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों अब जब ये जो नंदिनी होती है दोस्तों जब ऐसी हो जाती है, इसकी हालात देखने प्रिया भी आ जाती है। और फिर अब ये चारों प्रिया, नंदिनी, मधुमती देवी और दिलीप ये चारों ही लोग मिलकर के स्विट्जरलैंड जाते हैं और वहां पर एक एनजीओ की मदद से इसका इलाज जो है वो एक अच्छे से हॉस्पिटल में करवाया जाता है। जब इस लड़की में कुछ सुधार होने लगती है तो फिर डॉक्टरों को भी लगता है कि जब दिलीप इनके साथ रहता है तो इसकी हालत में अच्छा सुधार होता है। और फिर जब मधुमती देवी से डॉक्टर ये सारी बात कहते हैं तो फिर प्रिया और जो मधुमती देवी होते हैं वो दिलीप को वहां नंदिनी के साथ छोड़ करके वापस से इंडिया आ जाते हैं। लगभग 15 दिन तक दिलीप जो है वो नंदिनी की बहुत अच्छे से देखभाल करता है और उसकी हालत को सुधर जाने तक वो वहीं पर उसके साथ रहकर उसकी देखभाल करता, उसके साथ ही रहता था। और 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी में सुधार आने लगता है। उसको अब नशे से घिन होने लगती है, यानी कि अब नशा छोड़ने की उम्मीद में वो जिंदगी जीने लगती है। अब 1 महीने के बाद वो नंदिनी एकदम से ही नॉर्मल हो जाती है। 2-4 दिन तक दिलीप और नंदिनी जो थे वो हॉस्पिटल के ही सामने एक होटल में रहे थे, लेकिन दिलीप ने अभी भी अपनी मर्यादा का जो पालन था वो किया था और उस लकीर को उसने आज तक नहीं लांघा था। और फिर वो अपनी मालकिन को फोन करता है कि मालकिन नंदिनी मैडम बिल्कुल ठीक हो गई है। और इस बीच नंदिनी और दिलीप ने जो अच्छा टाइम बिताया था उस होटल में दोस्तों, नंदिनी जो थी वो दिलीप से हर बात कहती थी कि अगर आप मेरी जिंदगी में पहले आ गए होते और मेरी जिंदगी में रहते तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, शायद मैं इतना बिगड़ती नहीं और मैं इतनी जिंदगी में नशे को हाथ भी नहीं लगाती। तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? अब दिलीप उसको उस दिन कहता है कि देखो वो जो तुम्हारी जिद थी वो मोहब्बत नहीं थी, वो बस तुम्हारी जरूरत थी। और आज जो तुम ये सब कुछ कह रही हो, इतना सब कुछ झेलने के बाद जब तुम ये सारी बातें बोल रही हो तो ये बात तुम्हारे दिल से निकल रही है। और आज मैं अब तुमको अपना सकता हूँ, मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया है कि तुम कितनी जिद्दी हो, किसी चीज को पाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। और अब मुझे भी ये एहसास हो गया है कि शायद उस दिन अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो फिर आज तुम इतनी परेशानी तुम्हें नहीं झेलनी पड़ती। अब दोस्तों जो ये प्रिया और जो मधुमती होती है वो फिर से स्विट्जरलैंड पहुंचती है और फिर चारों एक हॉल में बैठ करके खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद सब आपस में बात करने के बाद अब जो मालकिन होती है वो दिलीप से कहती है कि बेटा क्या अभी भी तुम इससे नाराज हो? क्या अभी भी तुम इसकी बातों को दिमाग में लेकर के बैठे हो? दिलीप कहता है कि नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब इसको समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ और शायद ये भी अब मुझे समझ चुकी होगी। तभी जो मालकिन मधुमती होती है वो कहती है कि बेटा एक बात बोलूंगी, बुरा मत मानना, अभी मेरे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ जो है वो ये सिर्फ मेरी दोनों बेटियों का ही है। मेरे पास कोई इस चीज को संभालने के लिए कोई है नहीं। मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गांव में इतनी सारी जमीन है, यहाँ पर भी सब कुछ है, यहाँ इसको संभालने के लिए मेरे पास कोई ईमानदार आदमी नहीं है। क्या तुम नंदिनी से शादी कर सकते हो? क्या तुम इसे अपना सकते हो? क्या ये सब प्रॉपर्टी को तुम संभाल सकते हो? अब दोस्तों उस टाइम दिलीप के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैडम आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं भी अब नंदिनी को पसंद करता हूँ और अब इसकी नादानी को भी दरकिनार कर चुका हूँ और अब मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। अब ये लोग चारों इंडिया आते हैं और फिर इंडिया आने के बाद दोस्तों जो दिलीप है वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे सारी बात बताता है। अब दिलीप की माँ भी बहुत समझदार थी, वो एक सुलझी हुई महिला थी। वो अपने बेटे दिलीप से कहती है कि बेटा किसी की जिंदगी को बचाना बहुत ही बड़ा काम है, पुण्य का काम है, और अगर तुम उससे शादी करते हो और उससे उसकी जिंदगी बच सकती है तो तुम बेशक उससे शादी कर लो। और वो तो वैसे भी हमारे पुराने मालिक और मालकिन है, उनसे क्या छुपाना है। अब दिलीप को भी जैसे उसकी संसार, उसकी दुनिया जो है वो सब कुछ अलग ही अब दिखने लगी थी। अब वो शहर जाता है, जयपुर पहुंचता है
और फिर वहां पर नंदिनी से एकदम से ही सादगी से शादी करता है और ये लोग अब अपनी शादी शुदा जिंदगी जो है वो बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का